तो जितने बच्चे जुड़े हैं, पहली बात वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग का चल रहा था फोर्स सिस्टम, राइट। तो फोर्स सिस्टम के ऊपर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कई तरह का फोर्स क्लासिफिकेशन बताया था। फोर्स सिस्टम का क्लासिफिकेशन जिसमें कंकरेंट था, नॉन कंकरेंट था, कोप्लेनर था, नॉन कोप्लेनर था, कोलिनियर था। समझ गए मेरी बात की नहीं? ये सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग स्टडी किए थे और सभी का हम लोग देखे थे अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरीके से हम लोग समझे थे कि क्या होता क्या नहीं होता है, राइट। और कई सारा लॉज के बारे में डिस्कस किए थे कि भाई अगर मेरा दो फोर्सेस है या तीन फोर्सेस है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तीन फोर्सेस है उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट, समझ गए। इसके अलावा हम लोग बात किए थे कि तीन से ज्यादा रहे, चार रहे, पांच रहे, सात रहे, तो उसके लिए अलग अलग लॉ देखे थे। चाहे मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम आ जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स आ जाता है, या पॉलीगन आ जाता है, या लेमिस थ्योरम आ जाता है, इस तरह सा। या फिर कुछ कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा भी लॉज का बात किए थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, बहुत यूजफुल आपका लॉ है। तो इस तरह से कुल मिला के कई सारा 7-8 लॉ के बारे में डिस्कस किए थे और सभी फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे, अलग अलग तरह का फोर्स सिस्टम के बारे में। तो नाउ आज हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चन उसके ऊपर, और दिस इज योर लास्ट सेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम का आज लास्ट सेशन होगा, इसके बाद हम लोग न्यू आपका चैप्टर या टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करिएगा आंसर देने का। और मैं क्या क्या इंडिया में सारे अधिकतर एग्जाम को उठाया हूं, जैसे ये देख सकते हो छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, ए का था, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये तमिलनाडु में भी पूछा गया क्वेश्चन था पीसीएस ए का, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आप लोग कर लोगे। बस आपको थोड़ा सा धीरज देखना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हड़बड़ा के आंसर नहीं करना, पढ़े देखो क्वेश्चन को, पढ़ो समझो देन आंसर करो। चलिए तो इसका आंसर आने लगा, विच इज वेरी नाइस, है ना। आंसर यहाँ पे आ रहा सबका ए। सर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स इज मस्ट बी कोप्लेनर और कंकरेंट। अच्छा, मैं इस चीज के बारे में थोड़ा ध्यान तो नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके, अभी फिलहाल इसमें फोकस कर लेता हूं मैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, कहा गया इफ टू ऑफ द थ्री कंकरेंट फोर्स इज इक्विलिब्रियम हैव इक्वल मैग्नीट्यूड पी एंड एंगल जो यहाँ दिया गया अल्फा बिटवीन देन, तो कहा गया कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स इज। तो क्या कहा गया, दो यहाँ कहा गया है कि तीन कंकरेंट फोर्स है, इन तीन कंकरेंट फोर्स में दो जो फोर्स है ना, दो फोर्स है वो मेरा इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तीनों का तीनों फोर्स मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और इन तीनों आपके फोर्सेस में से, कंकरेंट फोर्सेस में से दो फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है, दो फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। और इसके बीच का एंगल दिया गया P एंड, देखो समझ गो मेरी बात, ये दो पहले मैंने लिया, तो दो क्या मेरा P है, मतलब एक फोर्स P है और दूसरा फोर्स भी P है। वही तो कहा गया है, इफ टू ऑफ द थ्री कंकरेंट फोर्स इन इक्विलिब्रियम हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड P, मतलब तीन कंकरेंट फोर्स में से दो का मेरा सेम है वैल्यू मैग्नीट्यूड, और वो दिया गया P, है ना। एंड एंगल बिटवीन अल्फा, है ना, तो और एंड क्या कहा गया, एंड एंगल अल्फा बिटवीन देम, मतलब कि वो दोनों फोर्स का, जैसे अगर मैं बात करता हूं इसके बीच का जो एंगल दिया गया है वो दिया गया क्या है, अल्फा दिया गया, इस तरह से कहा गया, ये अल्फा दिया गया। तो अगर ये अल्फा दिया गया है तो क्या कहा गया, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड फोर्स इज, तो थर्ड फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, तो इसके बीच का क्या आ जाएगा, थर्ड फोर्स मेरा रिजल्टेंट होगा। तो यही कहा गया है कि ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, और रिजल्टेंट इक्वल टू क्या पता है सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा रूट अंडर में, और यहाँ पे दोनों फोर्स मेरा पी है, तो एक काम करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा, पी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। आप 2p स्क्वायर को कॉमन में ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला एक होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसी तरह से एक सेकंड यहाँ पे थीटा के जगह में अल्फा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दो फोर्सेस के बीच का एंगल, जो फोर्स यहाँ पे पीपी है उसके बीच का एंगल अल्फा है। तो जहां जहां भी आपका थीटा दिया गया, पहली बात तो उसको हटाओ और उसको क्या कर दो, उसको आप कर दो अल्फा। तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा अल्फा, यहाँ भी कॉस आ जाएगा अल्फा, यहाँ भी आ जाएगा कॉस आपका अल्फा, यहाँ भी जाएगा कॉस अल्फा, तो क्या जाएगा 2p स्क्वायर, ये रूट अंडर रहेगा ही, रूट अंडर रहेगा ही, क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही तो आया, बिल्कुल सर यही आया। अब क्या कर सकता हूँ मैं सर, ये 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आ गया 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर ये रूट अंडर हटाना चाहेंगे तो 4 हो जाएगा मेरा 2
पी स्क्वायर हो जाएगा मेरा पी, और ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ओनली कॉस अल्फा बाई 2। तो 2p cos अल्फा बाई 2, 2p cos अल्फा बाई 2, ए विल बी दी आंसर। हाँ लेवी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, जो आपका मन है। देखो कई तरीके से लगा सकते हो, देखो मैं आपको बता दिया हूं सभी तरीका। अब आपकी बात है कि आपको जैसा जो सही लग रहा है, जिससे आपको इजी लग रहा है, यू कैन कैलकुलेट, है ना। आपको जिससे बेटर लग रहा है, मुझे लगा रिजल्टेंट तो मैंने यहां से बना दिया। रिजलेशन ऑफ फोर्स किसी को लग रहा है तो उससे बनाओ, लेविस थ्योरम से किसी को लग रहा है उससे बनाओ, बस आंसर आपका आना चाहिए। मैटर ये करता है जिससे जल्दी आता है, किसी से कोई चीज जल्दी बनता है, किसी से कोई चीज टफ से बनता है। हर क्वेश्चन में आप तीनों चीज कर सकते हो, रेजुलेशन से, लेमिस थ्योरम से, लेकिन कोई लेमिस थ्योरम से जल्दी बनेगा, कोई रेजुलेशन से जल्दी बनेगा। तो आपको जो सही लग रहा है वो आप करो, आंसर अगर आ रहा है तो सब सही है, बस सब तरीका बनाने का ही है ना। मैथमेटिक्स जैसा है, आप कोई भी चीज यूज करके ला सकते हो, सबसे वही करना है। चलिए तो आंसर सबका आ गया ना। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ओ हो सो सॉरी। चलिए कहा गया द मैक्सिमम फोर्स विच एक्ट ऑन द कनेक्टिंग रड इज। चलो मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं, इसमें एनिमेशन चल रहा है, इसको थोड़ा देखो और देख के बताओ। ये आप देख सकते हो कनेक्टिंग रड कौन सा है, ये जो है ना, ये जैसे ये रहा मेरा पिस्टन है, ऊपर में देख रहे हो, इस तरह से मेरा पिस्टन है, और फिर ये ऐसा गया है, और फिर यहाँ पे बिग इंड है ना। तो दिस इज माई, ये सिलेंडर के अंदर मेरा चल रहा है, सिलेंडर के अंदर है, और दिस इज माई पिस्टन, ये मेरा है कनेक्टिंग रड, ये कनेक्टिंग रड है, कनेक्टिंग रड है, ठीक है। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर मेरा रहता है। तो कहा गया है कि मैक्सिमम फोर्स जो मेरा कनेक्टिंग रड में लगता है वो किसके वजह से लगता है, फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर। आप बोलेंगे सर यहाँ कनेक्टिंग रड कहां से आ गया, बेसिकली फोर्स का ही तो बात कर रहा है ना, तो पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर, फोर्स ड्यू टू इनर्शिया पिस्टन, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रड, एंड फोर्स ड्यू टू क्रैंक पिन, किसके वजह से। चलो यहाँ पे आंसर आने लगा है कुछ कुछ का। तो यहाँ पे कुमार गौरव बोल रहे हैं ए, आदित्य राज बोल रहे हैं ए, वेरी गुड, राम कुमार भी ए, डियो क्लाइक भी ए, वेरी गुड। जो भी बोले हैं ए, सभी का बच्चे का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अगर आप सोच के बोले तो वेरी गुड। क्यों, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझाया, एनिमेशन लाया हूँ। कोई सारे बच्चे अगर सोचेंगे कैसे, तो ये देखेंगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा क्यों। भाई साहब देखो, सबसे पहले आपको पता है, मैं बताया हूँ थोड़ा बहुत चीजें कि क्या होता है। इस तरह से जो मेरा सिलेंडर आता है, तो अगर मैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का बात करता हूँ, जो आपका बाइक होता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इस तरह से रहता है, मेरा सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, ये रहता है 2 वाल्व रहता है, ये इनलेट वाल्व यहाँ पे खुला, फिर क्लोज रहेगा, फिर यहाँ पे भी क्लोज क्लोज, फिर क्लोज, फिर क्लोज, है ना, फिर यहाँ पे क्लोज और एक वाल्व खुलेगा। तो यहाँ पे ये वाल्व जो है ना ये ओपन है, और ये वाल्व यहाँ पे ओपन है। तो ये कहलाता, पहला वाला कहते हैं हम लोग क्या, इसको इनलेट वाल्व IV, और इसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। देखो आपको थोड़ा बहुत चीजें मैकेनिकल से रिलेटेड ये पता होना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है भाई। आपको अगर पूछा, आप बोलेंगे सर अभी मैं सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ा हूं, है ना, और फिर ये क्यों बता रहे हैं। भाई आपको वो मान के चला मैकेनिकल का क्वेश्चन दे रहा तो इतना तो पता होना ही चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत है। तो 2 वाल्व रहता है, पहला जब वाल्व ये खुलता है उस समय पे क्या होता है, आपका एयर और पेट्रोल, अगर मैं पेट्रोल इंजन बात करता हूं तो एयर और पेट्रोल दोनों इंटर कर जाता है सिलेंडर के अंदर, आके भर गया। अब नीचे में मेरा पिस्टन है, ये पिस्टन फिलहाल अभी ऊपर में है, और ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, क्योंकि जैसे नीचे आता है वैक्यूम क्रिएट होता है और आपका एयर पेट्रोल अंदर आया, तब तक पिस्टन कहां पहुंच गया, नीचे पहुंच गया मेरा। यहां में मेरा एयर पेट्रोल आके बैठ गया है ना, यहां भी एयर पेट्रोल आ गया। अब यहां पे क्या था, कंप्रेशन करते हैं, तो कंप्रेशन यहाँ नीचे है पिस्टन, अब ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन होगा, इसलिए इसको कहते हैं सक्शन। सक्शन यानी सक करता, नीचे लाया, फिर इसको कंप्रेस, कंप्रेस मैंने ऊपर पिस्टन जा रहा, दबा रहा है, एयर प्रेशर, इस समय टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है आपका एयर एंड पेट्रोल का, है ना। और ये पिस्टन इस बार क्या चल जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ऊपर पहुंचता है इस समय पे काम आ जाता है स्पार्क प्लग। इसमें लग रहा था कि स्पार्क प्लग भी इस तरह से एक स्पार्क प्लग रहता है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम रहता है क्या, चिंगारी पैदा करना। इसलिए देखो जो ये ब्लू कलर का आ रहा है ना, ये फ्यूल है। ये क्या आ रहा है, फ्यूल आ रहा है, ये फ्यूल आया, पेट्रोल और हवा आया। आने के बाद क्या हुआ, देखो एक बार सक्शन हुआ तो ब्लू कलर से आया ना, फ्यूल आया। फ्यूल आने के बाद जो ऊपर जा रहा है ना, तो थोड़ा देखो कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस के बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग से देखो, जैसे देखो आग लगा और फट से पीछे आया, तो जैसे स्पार्क होता है यहाँ पे धक्का, एक बड़ा सा वेव जनरेट होता है, क्योंकि जैसे दिया स्पार्क, पूरा एयर पेट्रोल जल गया, जला तो हाई एनर्जी जनरेट हुआ, और वो एनर्जी किसको किया, इस पिस्टन को धक्का देता है नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर आता, तो उस समय पे आ जाता है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन मतलब ये नीचे और पिस्टन आ जाता है, नीचे पिस्टन आ जाता है। इसको इसीलिए कंप्रेशन के बाद इसको कहते हैं क्या, एक्सपेंशन, और इसको कहते हैं एग्जॉस्ट। अब ये पिस्टन ऊपर क्यों जाता, फिर अब ये पिस्टन ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि जो बचा खुचा हुआ जला हुआ धुआं है उसको बाहर निकालने के लिए।
इसीलिए यहाँ पे खुलता है एग्जॉस्ट वाला वाल्व और यहाँ से बाहर निकलता है, एक ही टाइम पे खुलता है, इनिशियल टाइम पे एक वाल्व खुलेगा, एग्जिट टाइम पे। तो वही है, तो क्यों ये नीचे है, पिस्टन ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, ड्यू टू गैस प्रेशर, है ना। तो गैसी प्रेशर तो मेन होता है डियर, है ना। क्रैंक पिन क्या है, देखो दो तरह का पिन होता है, एक होता है गजन पिन, एक होता है क्रैंक पिन। यहाँ पे एक पिन लगा रहता है और एक यहाँ पे पिन लगा रहता है, जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हो ना एनिमेशन में एक पिन है यहाँ पे ये लगा हुआ जो ऊपर नीचे जा रहा है, ये क्रैंक पिन होता है। क्रैंक पिन वो पिन होता है जो मेरा कनेक्टिंग रड और पिस्टन को जोड़ता है, जैसे ये मेरा पिस्टन है ना, इस तरह से पिस्टन है और ये मेरा कनेक्टिंग रड है, तो कनेक्टिंग रड ये जो पिन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन, समझ गए। और एक यहाँ पे भी एक रहता है, इसको बोलते हैं गजन पिन, दो मेरा रहता है ना। इन सबको हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी, है ना। क्लियर माय पॉइंट राउंड, समझ गए हैं आप लोग। चलिए कोई दिक्कत, क्लियर हो गया आप लोग को कि एनी डाउट है बताइए मुझे, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो आप लोग। चलिए अगर क्लियर है, इधर इस वाले यहाँ क्रैंक रहता बड़ा सा, इसलिए इसको बोलते हैं क्रैंक पिन, इसको बोलते हैं गजन पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, अगर जो बच्चा थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा है ना पहले, उसको मैं डिस्कस यहाँ पे करा हूँ। चलिए इसका आंसर बताइएगा। हाँ, पिस्टन पिन को गजन पिन भी कहते हैं। चलिए इसका आंसर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान देना। तो कहा यह क्या गया, कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट क्या करना है मेरा, रेजिस्टिंग टॉर्क, टॉर्क करना है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन दी फॉलोइंग फिगर। तो आपको टॉर्क निकालना, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वही लेना आपको, सिंपल, ये आप निकालो आंसर आ जाएगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, और यहाँ पे देखोगे ये डिस्टेंस जो है इसके इस डिस्टेंस के जो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, तो इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, इधर इधर रिजोल्व करो और ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये वाला चीज, ये दोनों बस आ गया, काम का खत्म। तो एकदम बच्चा वाला चीज है ना। अब इससे इससे इजी क्या ही क्वेश्चन देगा। अब देखो ये सभी क्वेश्चन बस देख के कोई बच्चा डर जाएगा तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए वेरी नाइस, यहाँ पे आंसर आप लोग का आने लगा है, आ रहा क्या, 3D आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, 300 न्यूटन सेंटीमीटर, यस बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक बार मैं बताता हूँ कितने बच्चे का करेक्ट है। रुपेश का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है, देन अमित का, विकास का, फिर सुनीता, शुभेंद्र, सरफराज, प्रियंका, सुलभ शक्ति, राम, है ना, आदित्य, बिल्कुल डियर आदित्य सही है, एंड MKP98 करके उनका भी सही है। तो वही जैसे मैंने कहा कि भाई साहब इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, बॉडी को हटा के उसका एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस है उसको दिखाना, उसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं उन सभी चीज के बारे में थ्योरी में बताया जाएगा क्योंकि वो उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो क्योंकि वो टॉपिक आपका होना भी चाहिए ना बताने के लिए, ठीक है। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द टॉपिक चलेंगे, टू द एग्जाम चलेंगे हम लोग, एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। तो ये मान लो ये इस तरह करके जा रहा है, एक मेरा क्या है, लिंक है, एक मेरा लिंक है, और इससे क्या है, इस तरह से यहाँ पे एक फोर्स है जो लग रहा है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। पहली बात इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे, तो रिजोल्व कैसे करेंगे, एक इधर हो गया, एक इधर रिजोल्व करेंगे, इस तरह से रिजोल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे रिजोल्व करेंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया गया, यहाँ पे 30 दिया गया, ये 30 पता है क्या दिया गया, ये स्पिन के साथ ये बना रहा 30 एंगल का, मतलब ये दिया गया आपका 30, है ना। और ये टर्न कर रहा, टॉर्क किधर जा रहा है, टॉर्क कर रहा आपका टर्न, देखो उधर जा रहा, रोटेट कर रहा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर रहा, खैर वो तो यूज ही नहीं होगा, यहाँ टॉर्क लगेगा, ये ऑब्वियसली बात है, टॉर्क लग ही रहा, देख सकते हो टर्न उधर कर रहा, तो टॉर्क इधर लग रहा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ये 30 अगर दिया गया तो अभी 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 कॉस आपका 20 कॉस 30, और ये जाएगा 20 साइन 30। तो फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर,
तो बस हो गया मेरा, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकल गया। तो 20 साइन 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। साइन 30 क्या हो जाता है आपका 1/2, 20 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आ गया 10 मेरा, और इंटू 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300, है ना 300, और न्यूटन में और ये सेंटीमीटर में, तो न्यूटन सेंटीमीटर आपका आंसर मिल गया। तो आंसर आ गया ये चीज़, कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे क्या किए हैं, ये वाला चीज़ को, कुछ चूंकि मुझे पता है टॉर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बस मैं परपेंडिकुलर फोर्स को निकला इसको रिजोल्व करके, बस एंगल ये 30 दिया गया था। आपको पता ना कि जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई कट करता है तो जो भी एंगल यहाँ पे आएगा सेम एंगल यहाँ पे होगा, तो यही 30 दिया गया था। ये भी पैरेलल है, ये लाइन को कट कर रहा है, तो 30 यहाँ भी होगा, 30 यहाँ भी होगा, बस यही तो किए हैं। तो बाकी यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है। चलिए, सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो लेमिस लेमिस बोल रहे थे ना, चलिए लामिस से बताओ इसको। लामिस कहा जाता, लेमिस कहा जाता, जो कहा जाता आपको बनाना यहाँ पे है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना तो एग्जाम निकला, एग्जाम निकला तो लाइफ आपका या पढ़ने का काम जो है वो हो गया, मेहनत सफल हो गया। क्योंकि आपको सेमेस्टर नहीं लिखना है ना, तो आपको ध्यान देना है उन सभी चीज़ों पे, क्या क्वेश्चन बोल रहा बस उसको समझना है। चलिए क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, दो आइडेंटिकल ट्रस है, अच्छी बात है, दो आइडेंटिकल ट्रस है, एक जैसा है ए एंड बी, सपोर्टेड अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है। दोनों मेरा क्या कर रहा है, 100 न्यूटन का लोड को सपोर्ट कर रहा है, एज शोन इन फिगर। द लेंथ ऑफ द ईच ट्रस इज 0.1, ठीक है भाई। लेंथ मेरा दिया गया इतना है, बढ़िया है, लेकिन उसका यूज़ क्या करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया गया 200, बताओ इतना फालतू चीज़ें दिया गया है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ से काम आएगा, क्या लामिस वगैरह में निकालने के लिए काम आता है, बिल्कुल नहीं काम आता है। तो कहा गया है, और यंग्स मॉडुलस भी बताओ, यंग मॉडुलस दे दिया गया है, एरिया दे दिया गया, लेंथ दे दिया, बिना मतलब का चीज़ें आपको भर दिया गया यहाँ पे। और पूछा क्या है, द फोर्स इन दी ए सी, यानी ए एंड सी, ए सी यानी इस फोर्स का बात कर रहा है। तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ, मान लेते हैं इसको F1, इसको बोल देता हूँ F2 और F3, तो आपको यहाँ पे F2 को निकालना, बस ए सी इज नथिंग बट दी F2। एंगल सबका पता है, एक का फोर्स पता, तो मैं आपको बताया था कि लेमिस कब लगाएंगे, लामिस हम लोग तब लगाते हैं सर जब हमको ऑल एंगल आपको पता होना चाहिए, ऑल एंगल आपको नोन होना चाहिए, है ना, नोन होना चाहिए, और कम से कम 1 आपका फोर्स का वैल्यू पता होना है, फोर्स आपको नोन होना चाहिए। तो देखो ऑल एंगल यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, ये पूरा का पूरा 180 होता है, 30-30 दिया गया है, 30-30 में से 60, तो 180 में से अगर 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 120, तो 120 यहाँ आ गया, ये तो 90 है, ये भी 90 है, सारा एंगल पता चल गया, एक फोर्स आपको पता, तो आराम से लेमिस थ्योरम निकाल के एसी का वैल्यू निकाल दोगे तुरंत ही। तो फिर ये मेरा फालतू का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको बस बरगलाने के लिए दिया जाता है जानबूझ के, ताकि बच्चा ये सोचे और वो फंस जाए, है ना, वो इसीलिए तो दिया जाता है। चलिए तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड में आंसर तो देख लो क्या होगा इसका आंसर। ओके तो देखता हूँ, यस वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट है सरफराज। सबसे पहले किसका आंसर वैसे आया है, इसका भी डी था, पहले का भी डी है, तो कभी कभार आप लोग इस तरह करो तो समझो तो कौन सा आंसर है, मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा। खैर सबका डी आया है बाय द वे, तो सबका करेक्ट है ना, सबका करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल वही जो मैंने कहा आपको, जैसे ये आ जाएगा पूरा 180 में से, तो ये आपका 120 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा 90, और ये भी 90 हो जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, लगाऊंगा वही लामिस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा 100, और 100 बचा क्या आएगा साइन ऑफ, तो साइन ऑफ आ जाएगा आपका 120, है ना। और आपको निकालना केवल एक ही ना, तो बस इसके साथ इसको इक्वेट करो, इस वाले को, यानी ए सी, है ना, ए सी अपन क्या आ जाएगा, कौन एंगल लेंगे, दोनों बाकी दोनों फोर्सेस का बीच का एंगल, तो 90 + 30, तो 90 + 30 क्या आ जाएगा साइन ऑफ 120। यही तो निकलेगा मेरा, निकलेगा कि नहीं बताओ, बिल्कुल सर मेरा यही निकलेगा। तो बस खेल खत्म, आपको निकालना है एसी का वैल्यू, तो आप साइन ये आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, तो आंसर हो गया। कितना ईजी था सर, वेरी फर्स्ट टाइम था, विथ कॉन्सेप्ट लिखा हूँ। ठीक है, समझ गए ना, पूरा का पूरा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो इसे करके, लेकिन एकदम आपको पकड़ना पड़ेगा ना चीज़ें, आप बनाने के साथ एक्सपर्ट हो जाओगे। तो भाई इसके बाद चाहे तो हम लोग कौन सा 100 लिया, हम लोग ACB भी ले सकते हैं, CB ओपन क्या आ जाएगा साइन ऑफ ले लेते हैं हम लोग, फिर से वही आ जाता साइन 120, लेकिन इतना करने का क्या ही जरूरत है, मुझे AC निकालना था। एक फोर्स वाला नॉन, एक जो नॉन दिया गया फोर्स उसका वैल्यू लिखे, अननोन वाले लिखे, निकाल दिया, यहाँ पे काम निकल गया, ठीक है।
चलिए समझ गए ना अमित सिंह, कोई नहीं। अब बन रहा ना क्वेश्चन, मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बनना चाहिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बन रहा तो सब सही है, क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर सब कुछ गलत है डियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, कहा गया द पैरेलल फोर्सेस 100 किलो न्यूटन एंड 75 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी में एक्ट कर रहा है एंड हैव रिजल्टेंट ऑफ 25 किलो न्यूटन, जिसका रिजल्टेंट दिया गया 25 किलो न्यूटन का। तो कहा गया देन द टू फोर्सेस आर, वो दोनों का दोनों फोर्सेस क्या मेरा लाइक पैरेलल फोर्सेस होगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगा, कंकरेंट होगा या फिर नॉन कंकरेंट। सर तीनों 120 सो इक्वल फोर्सेस, हाँ वही बात है ना, इसलिए तो 100 ही निकला ना डियर, नीचे भी 100 था, उधर भी 100, उधर भी 100 लगेगा। चलिए 30 बच्चे लाइव आ गए हैं, वेरी नाइस। सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, सारे बच्चे सेशन को क्या करना, लाइक भी कर देना है। चलिए क्या आंसर आ रहा, वेरी गुड, बी आंसर आ रहा, वेरी गुड नाइस, है ना। किसका किसका सबसे पहले आंसर आया है देख लेता हूं मैं। अमित का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है, ठीक है। देन अजय का, सरफराज का फिर आया है, 3 बच्चे सबसे पहले, फिर सुबोध का, आदित्य का, MKP 98, फिर प्रियंका, डियोक, सुनीता, विकास, राम, सभी का करेक्ट है, वेरी नाइस। अच्छा बात यह है कि अभी तक लगभग चीज़ें सभी का करेक्ट आया है, किसी का, सुबोध का भी करेक्ट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का, लगभग जितना स्टूडेंट कर रहे हैं 12-15 स्टूडेंट जो कर रहे हैं आंसर, बाकी तो नहीं कर रहे हैं। 30 बच्चे में 12-15 ही आंसर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं सब करेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी क्यों नहीं कर रहे ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप कब करोगे, जब आप एक टेस्ट के लिए जो आप पढ़े हो उस टेस्ट में लगाने के लिए डर रहे हो और यहाँ पे गलत हो भी जाए तो क्या होगा, तो क्या आप जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो एग्जाम में जाके, है ना। यहाँ पे आपको उस डर को खत्म करना पड़ेगा ना। अगर आपको लगे अगर गलत हो गया, अगर आप इस तरह का चीज़ें सोच रहे हो कि गलत हो गया तो क्या ही हो जाएगा, आप एग्जाम में जाकर वो चीज़ करोगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिलो हो जाएगा। जब आप 3-4 क्वेश्चन नहीं बनेगा ना और दिक्कत आने लगेगा। तो प्रैक्टिस करना सीखो, वो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ उस सभी चीज़ को ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, आंसर सबको करो, गलत हो रहा सही हो रहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो टीम को मुझे बोलना पड़ेगा कि बीच में लाइव क्लासेस में ऐड चलने लगता तो उस चीज़ को बंद कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर इस क्वेश्चन को देखिए क्या बताया गया, जैसे कहा गया दो पैरेलल फोर्सेस, मेरा पैरेलल मतलब एक साइड का, जैसे अगर मैं कोई बॉडी इस तरह में ले लेता हूँ, है ना, पैरेलल मेरा है, पैरेलल है, ये रहा पैरेलल फोर्सेस, है ना। पैरेलल फोर्सेस लग रहा है मेरा 100 किलो न्यूटन का और मेरा 75 किलो न्यूटन का, लेकिन इस बारी में क्या लिया, पैरेलल फोर्सेस और लाइक ले लिया। ये मेरा कैसा है, मेरा पैरेलल है ना, पैरेलल एंड लाइक फोर्सेस, लाइक मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में अगर रिजल्टेंट में लूंगा तो क्या करूंगा, 100 + 75, है ना, 75, तो भाई 175 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट बोला 25 आना चाहिए। यानी अगर मैं फिर से एक बॉडी लूंगा, एक लग रहा है इधर से 100 लग रहा है और दूसरा अगर 75 लग रहा है आपका इधर से मान लेते ऐसे ले लेते 75, या फिर आप ऐसे ना करके ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि इधर से लग रहा है 75। इस टाइम पीरियड में रिजल्टेंट क्या आ जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़ा से छोटा को घटा देंगे, 100 - 75 यानी 25, तो ये फिर आंसर आ जाएगा। तो ये कैसा है, ये भी आपका पैरेलल है ना, पैरेलल है लेकिन अनलाइक है, क्या है मेरा, अनलाइक है, अनलाइक, अनलाइक मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट है, तो मेरा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए खैर इसको अब लिए हैं तो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं हम लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। अच्छा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि थ्रस्ट क्या होता है, कई सारे बच्चों को ना थ्रस्ट समझ में नहीं आता, थ्रस्ट क्या हो जाता है, थ्रस्ट जैसे यहाँ कहा गया ना व्हाट इज द थ्रस्ट, तो क्या होता है भाई थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट नथिंग बट दी सपोर्ट, सपोर्ट अलोंग एक्सिस। बहुत कोई सोचता है ना कि थ्रस्ट फोर्स एक तरह का फोर्स होता है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, लेकिन हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब मेरा कोई बीम हॉरिजॉन्टल लगा रहेगा तब, अलोंग दी एक्सिस में नहीं इंपॉर्टेंट, तो सपोर्ट अलोंग दी एक्सिस। चलो इतना मैं अब आपको बता दिया, हिंट दे दिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या आ जाएगा। थ्रस्ट इज दी सपोर्ट अलोंग दी एक्सिस। यहाँ पे बोला गया सरफराज के द्वारा बी तो ठीक है, अभी चलो बताओ, अभी केवल एक दो, चलो इस बारी लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग को फंस गया, क्योंकि एक बच्चा का बी आ चुका है, एक कैंडिडेट्स का ए आ चुका है और एक स्टूडेंट का सी आ चुका है।
चलो रुपेश यहाँ पे बोल रहे हैं 0.866, ये पूरा स्पेसिफिक दे दिए, वेरी नाइस। अब कुछ बच्चे का धीरे धीरे ज़्यादा आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, जैसे ए अभी तक का ज़्यादा है, जैसे सबसे पहले सुलभ शक्ति बोले ए, वेरी गुड। फिर रुपेश भी कहा गया उनके द्वारा है, विकास के द्वारा भी ये कहा गया, प्रियंका के द्वारा ये कहा गया, MKP 98 के द्वारा, है ना, अनु इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा। एक सेकंड, आप सी बोल रहे हो डियर, सी नहीं होगा डियर, ए होगा। आदित्य राज ए होगा बिल्कुल डियर। सुबोध शुभेंद्र ए बोल रहे, डियोक्लाइप ए बोल रहे, यस ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? हाँ 1 sin 30 बिल्कुल सही जवाब है। देखो आप समझे ना क्या मैंने कहा, जैसे अगर मान लो कोई बीम है इस तरह से हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, तो इस बीम का, है ना, इस बीम का एक्सिस क्या होगा, ये वाला बी से जो पार करेगा ये कहलाएगा मेरा एक्सिस। तो समझ गए, जैसे मैं बोलूंगा थ्रस्ट बताओ, थ्रस्ट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग जो मेरा फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे। लेकिन यही अगर मेरा बीम कॉलम जिसको बोलते हैं, मान लेते हैं कोई हम लोग इसका वर्टिकल ले लिए, अब इसका एक्सिस तो ये कहलाएगा, दिस इज योर एक्सिस। तो इस केस में अगर बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे कौन सा लगेगा, इस आपके कॉलम में, या फिर इसको पोस्ट कहा जाता है, तो इस केस में आपका ये हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स, ये थ्रस्ट फोर्स। तो हर बार ये थ्रस्ट जो होता है चेंज होने लगता है, एक्सिस के अलोंग हमेशा रहता है, जो एक्सिस रहेगा बीम का या पोस्ट या कॉलम रहे, एक्सिस के अबाउट लगता है। खैर अब बारी आता है इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ कहा गया थ्रस्ट फोर्स एट दी पॉइंट ए पॉइंट पे थ्रस्ट फोर्स मेरा किधर लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके अबाउट लगेगा। देखो दो यहाँ पे बीम दिया गया था, एक मेरा वर्टिकल था ये वाला, एक मेरा हॉरिजॉन्टल था। तो ए में पूछा गया, यानी कि ये बात करा इस बीम के बारे, ये वाला यानी कॉलम के बारे में, तो यहाँ पे आपका एक्सिस कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो थ्रस्ट फोर्स कैसा जाएगा, कुछ इस तरह से थ्रस्ट फोर्स होगा, राइट। यहाँ पे आपको निकालना है। अब इसको जो बैलेंस कौन करेगा, इस थ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो दोनों तरफ से बैलेंस किया गया, फिर रोक के भी रखा कोई, नहीं तो चलते रहेगा, मूव करते रहेगा। कोई चीज अगर मैं बोलूंगा टंगा हुआ, क्यों है, जितना ग्रेविटी फोर्स है उतना फोर्स यहाँ पे टंगा हुआ, टंग के रखा है। आप बोलेंगे सर ग्रेविटी अगर ज्यादा हो गया तो भाई रस्सी को तोड़ के नीचे गिर जाएगा, और ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा तो उसको और ऊपर ले जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ये कब होगा, जब इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई इस तरह का फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करके रखा है। अब ये आपको निकालना है, तो देख सकते हो यहाँ दिया गया 1 किलो न्यूटन। अब इसको यहाँ पे एंगल 60 दिया गया, तो एक तो आपको इधर रिजोल्व करोगे, एक आप इधर रिजोल्व करोगे। कॉस इसके साथ दिया गया 60, तो कॉस इधर आ जाएगा, यानी 1 cos 60, और इधर जाएगा 1 sin 60। तो ये जो आपका 1 sin 60 है ना, ये आपका 1 sin 60 है, ये बराबर हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स के। तो सिंपल सा बात है कि sin 60 इक्वल टू क्या हो जाता है, √3/2। क्या आ जाता है, √3/2। तो √3/2 का वैल्यू क्या आ जाता है, 0.866 अगर आप करते हो तो दैट इज दी आंसर ए। समझ गए, तो इसी तरह से सिंपल आ जाएगा आंसर। ठीक है, बफरिंग वीडियो, बफरिंग हो रहा क्या, कोई बच्चे मेरे को बताना प्लीज। मुझे तो यहां पे बिल्कुल सही चल रहा है, क्लियर है ना, ओके। प्लीज खुशबू आप थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करो, या फिर से आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बताना, आप लोग तुरंत बताना उस चीज़ को, बताना मुझे। चलिए, यू माइट बी पुअर कनेक्शन, हाँ वही कुछ पुअर कनेक्शन हो सकता है, प्लीज़ आप चेक करो, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी तरह का मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो दिखने में लगता है डर लेकिन होता है इजी, है ना, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। चलिए ओके डियर, ओके चलिए क्वेश्चन को और लगाइए। देखिए इस बार क्या कहा गया है, अ रोलर ऑफ द, यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, देख के ही लग रहा है। अ रोलर ऑफ वेट W, है ना, एक मेरा रोलर है जिसका वेट W है, ये W किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, जो आपको बताना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना पड़ेगा। इज टू बी रोल्ड ओवर है वुडन ब्लॉक, तो वुडन ब्लॉक के अगेंस्ट में कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगेंस्ट यानी रिएक्शन, ही रोक रहा है इसको, है ना, तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ एक रिएक्शन फोर्स जाएगा, रिएक्शन फोर्स R लगेगा। इन द फिगर द पुल F रिक्वायर्ड टू जस्ट कॉज दी कोसेड मोशन, यानी कि बोला गया कि यहाँ पे एक F लग रहा है जिसके वजह से मोशन कर रहा है, यही खींच रहा, कोई रस्सी से मान लो खींच रहा है। तो कहा गया यहाँ पे कि बताना, फाइंड आउट करिए कि जो आपका, अच्छा यहाँ पे F का ही बताया गया है कि F जो है ना ये कितना होगा, F जो है कितना हो जाए आपको निकालना यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या रहा है, ए बोला गया सुलभ शक्ति के द्वारा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ पहले, आप लोग को पहले आंसर ही देख लेता हूँ। ओके अच्छा, ए और क्या रहा है 2W, फिर 2W नहीं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, हिंट बताता हूँ, सुलभ शक्ति आपका गलत है, ठीक है, रुपेश आपका भी गलत है डियर, है ना, आपका भी गलत है। चलो
इतना मैं आपको हिंट दे दिया, चलो ट्राई करो। अभी तक 2-3 बच्चे दिए हैं, कुछ का गलत सही है ना, लेकिन बाकी का देखता हूं मैं। ट्राई करिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ, आप खुद से बनाओगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंट मिलेगा। कुछ नहीं है, जो जो मैं आपको दिखाया वेट दे देना है, रिएक्शन दिखा देना है ना। रिएक्शन को एक काम करो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करो और इधर ले जाओ थोड़ा सा, और इजी हो जाएगा, समझ गए। तो देखो एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, सारा का सारा आउटवर्ड डायरेक्शन में भेज दो, 3 फोर्स हो गया। अब तो आ जाएगा ना, अब तो बन जाएगा ना, लेमिस थ्योरम तो हो जाएगा। लेमिस जिंदाबाद, यस अजय बिल्कुल करेक्ट, क्या बात है, लेमिस जिंदाबाद। तो मैंने कहा था ना लेमिस 90% सोल्यूशन जो है ना उसके थ्रू हो जाता है। देखो समझ गए कैसे करना, मैं आपको फ्रेश करके पेज को बना देता हूं, कैसे इस चीज को बनाएंगे। देखो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है सर? फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता सर, उसमें हम लोग बॉडी को हटाते हैं और उसमें लगने वाले सारे रिएक्शन को हम लोग दिखाते हैं, शो करते हैं। तो पहली बात इसमें क्या क्या लगेगा, तो सर एक मेरा पहली बात तो मैं पहले बता देता हूं ऐसे ही कि एक मेरा बॉडी है। एक पहली बात यहाँ पे क्या बोला कि एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस तरह से, एफ फोर्स लग रहा है। और एक मेरा यहाँ पे कोई इस तरह का ब्लॉक जैसा दिया गया था, वुडन ब्लॉक, इसके वजह से रिएक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जो रिएक्शन यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये रिएक्शन फोर्स को मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करेंगे और रिएक्शन को आगे दिखा देंगे, रिएक्शन को आर इस तरह से, है ना, कर सकते हैं भाई। आपको पता ना प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या करते हैं, फोर्स को उसी लाइन ऑफ एक्शन में आगे जाके हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, उसका इक्विलिब्रियम नहीं, कंडीशन चेंज नहीं होता है, वैल्यू का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है। और एक मेरा वजन लगेगा सर नीचे डायरेक्शन में डब्लू। अब इसको मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, ये रहा सर एफ, है ना, ये रिएक्शन सर मैं ऊपर में दिखा दिया, ये हो गया आपका आर, और एंगल अभी दिखाना है ना, एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल सर अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा 180 बन रहा है। 180 में अगर 30 है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 180 में 30 गया तो 150 बचा, तो ये वाला हो गया सर 150, तो ये हो गया मेरा सर 150। अच्छा बात है। और क्या आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, अगर मैं बोलूंगा कि ये तो पूरा 90 हो जाएगा, 90 में 30 है तो ये 60 आएगा। अगर मैं ये नीचे में वेट वाला ले लेता हूँ, ये नीचे में जो वेट आ रहा है इसके साथ कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, ठीक है 90 ये बना रहा है, बिल्कुल सर मेरा ये 90 बना रहा है, 90 मेरा बना रहा, क्लियर। क्योंकि इधर देखो ना ये 30 था तो ये 60 आएगा, तो 90 आ गया। और ये कितना, तो एक काम करो 360 में से 150 और 90 को जोड़ लो पहले और पूरा घटा दो, सिंपल सा बात है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, 240, 360 में अगर जाएगा तो बचेगा क्या 120, तो बस खेल खत्म। आर देखो यहाँ पे एक, अब यहाँ पे वेट का वैल्यू कुछ दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, वेट में आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल ये चीज आ गया तो मैं लगा लूंगा, एफ निकालना है ना, एफ निकालना तो एफ लेके चलेंगे। और डब्लू समझ लो नॉन वैल्यू है, एक तरह से दिया गया वैल्यू है, डब्लू के फॉर्म में ही लाना है। तो एक तो पहले लिखो डब्लू अपॉन, भाई साइन ऑफ क्या लेंगे, साइन ऑफ अपोजिट एंगल इन दोनों फोर्स, देखो जो भी लिए ना डब्लू उसके जस्ट दोनों फोर्स के बीच का एंगल ले लो, दोनों फोर्स कौन सा आर है और एफ है, इसके बीच का एंगल क्या है 50, तो 150 ले लिए, 150 ले लिए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ निकालना, तो एफ के दोनों फोर्स कौन था आर और फिर 120 आ जाएगा, इसके बीच का फोर्स का एंगल तो 120, बस आपको निकालना एफ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 120 साइन 150 इंटू डब्लू इक्वल टू एफ। तो साइन 120 साइन 150 पुट करो इंटू डब्लू करो, इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा √3 और ये डब्लू, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू, तो कुल मिलाकर √3 डब्लू आ जाएगा। सर जस्ट ग्राउंड से ऊपर आते ही ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, जस्ट ग्राउंड क्या बोल रहे हैं डियर अजय कुमार, जस्ट ग्राउंड से ऊपर आते ही, ओके, आते ही नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन ये ग्राउंड पे है ना डियर, अभी ग्राउंड पे है ना, ग्राउंड को छोड़ तो नहीं रहा इसमें, ठीक है। सर आर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को प्लीज एक बार एक्सप्लेन करिए। आर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो मैं आपको बता रहा हूं, आर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे है, जैसे ये रहा मेरा बॉडी, है ना, और ये जो मेरा इस तरह से एक ब्लॉक है, जो मान लेते हैं ना कोई एक बॉल है और बॉल के आगे इस तरह से एक ब्लॉक रखा गया लकड़ी का, और ये कोई रस्सा बांध के इसको खींच रहा है इसे फोर्स लगा के, तो ये आपका रिएक्शन जो यहाँ पे लग रहा है ना, ये लग रहा है यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये मेरा इस तरह से जा रहा है, और ये एंगल भी दे दिया गया था 30, ये दिस इज योर आर। तो मैं यूज किया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का, इसको थोड़ा आगे ले गया तो आर इधर चल गया, एफ इधर आ गया और वेट को नीचे ले लिया, बस यही चीज है, तो आर यहाँ पे आ गया, क्लियर। MKP 98 क्लियर हो गया है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर एफ जा रहा है ऐसे तो आर का ब्लॉक आपका यहाँ पे ये आर लग रहा है,
बस इसका मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी अगर आपको पता है तो पता है कि उसी लाइन ऑफ एक्शन में उस फोर्स को हम लोग शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे आर दिखा सकते हो, इसके आगे आर दिखा सकते हो, बस लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, वैल्यू भी सेम होता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी चेंज नहीं होता है। समझ गए सर? रोलर का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ग्राउंड के साथ भी तो था, तो ग्राउंड को भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाना था। वेट तो हाँ आप ये बोल रहे हो डियर कि यहाँ पे सर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसके साथ भी है, राइट, इसके साथ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो सर अगर मेरा यहाँ वेट W लग रहा है इस तरह से, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे लगना चाहिए, यही चीज़ है, यही आप बोल रहे हो। अगर ये मान भी लेते हो, ये भी आप मान भी लेते हो, तो ये इसके साथ इक्वेट कर रहा है, तो इसको आप लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, वो बैलेंस करके रखा है, समझ गए। तो आपको यहाँ पे यही दोनों फोर्स को लेके चलोगे, इसको आर को लेके चलोगे, इसको लेके चलोगे, इसको लेके चलोगे, ये इसके साथ। याद है टेंशन वाला, ये आपको कहानी पता था, टेंशन वाला मैंने बताया था कि नहीं, कि जब भी आपका इस तरह से रहेगा कोई ऐसा और ऐसे रहेगा, उसका मतलब है कि अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे आपका 100 किलो का दिया गया है और यहाँ पे टेंशन है, तो T = 100 दिया गया है, T = 100 दिया गया, तो आपको यहाँ पे जोड़ना नहीं है कि W + R कर देंगे, समझ गए। अगर इक्विवेलेंट कंडीशन दिया गया है, बैलेंस है, तो आप समझ लो कि इसके बराबर ही है, तो R = W है, तो W ही लेके चले, एक लेके चले। हम लोग फालतू का क्यों 4 ले लेंगे, फालतू का यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हाँ R का अगर इस डायरेक्शन में आता तो W + R कर देते, तो फिर लेमिस थ्योरम इसको दोनों डबल ले लेते, तो वो तो नहीं है सर। तो W को एक ही बार कंसिडर करेंगे ना इन आइदर सॉल्यूशन, W को हाँ एक ही बार तो कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ एक से ज़्यादा बार मैंने कहा, एक से ज़्यादा बार बिल्कुल नहीं करना डियर, एक से ज़्यादा बार नहीं करना, समझ गए। चलिए एक ही बार लेंगे, एक ही बार हम लोग को W को कंसिडर करेंगे, राइट, ठीक है, ऐसा कुछ आपका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। W/दिस, और ओरेगो आप लिखना चाहते हो जैसे R लिखना चाहते हो रिएक्शन अपन, तो R अपन क्या आ जाएगा sin of 90, तो मुझे इसका मतलब ही नहीं था, मुझे F निकालना था, तो इन दोनों से रिप्ले हम लोग कर दिए। यहाँ W नथिंग बट ये आपका नॉन वैल्यू है, दिया हुआ है। R आपको नहीं पता, F आपको नहीं पता, लेकिन W दिया गया था, क्योंकि आपको W बोला गया है कि द रोलर ऑफ वेट W, तो यानी दिया गया, ये वैल्यू दिया है, ये W ही बोल दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई करिएगा। कहा गया इन अ गिवन फिगर व्हेन एंगल्स बीटा जो है वो अल्फा के साथ बराबर है, देन कंपोनेंट F1 एंड F2 ऑफ द फोर्स F फॉर आइदर साइड आर गिवन बाय एन एक्सप्रेशन। इस तरह का इक्वेशन दिया गया है, इसमें आपको बोलना है कि अल्फा = बीटा दोनों सेम है, दिस एंगल मान लो सपोज करो अगर 30 रहेगा, ऐसे मैं एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूँ, तो भी 30 है, तो इस कंडीशन में आपको इन सब का निकालो, है ना, निकालो आप यहाँ पे tan phi = या जो भी निकालना चाहते हो उसके हेल्प से बताओ क्या रिलेशन मेरा बनेगा। इजी है, बहुत इजी है, एक ही इक्वेशन से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट कि कैसे ये बनेगा। बताइए क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। लेमिस थ्योरम से करो, जल्दी जल्दी बन जाएगा। क्या आ रहा, बी आ रहा है, चलो केवल क्या बात है, 4-5 का ही आंसर आया। अमित का आया सबसे पहले, देन अजय का, फिर सुनीता का, शुभेंद्र का, अनुराग का, प्रियंका का, है ना। तो अभी तक 6 स्टूडेंट का आया है, जबकि 30 बच्चे लाइव हैं, 30 में 6 आया है, बाकी का क्या हो रहा है, 2500 का समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखो कैसे करेंगे समझो, देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, ठीक है। सुलभ शक्ति का भी आ गया है बी, देखो ये F1 है, ये F है, ये F2 है, ये बीटा है, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल पहले कितना आ गया पूरा, तो बोलेंगे सर ये कैसे निकालेंगे, तो एक काम करो 360 में घटा दो, तो 360 माइनस हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के अगर घटा देंगे 360 से, तो ये एंगल निकल जाएगा ना, बस हो गया। बी आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बोला जा रहा है डियर। इससे पहले का भी बी था क्या, इसका सी था, इसका सी था, इससे पहले वाला आंसर का आंसर सी था, ठीक है।
तो बी आंसर इसका है। खैर अब देखो ये कैसे हम लोग करेंगे, तो एंगल पता चल गया, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है, कोई निकालना नहीं है। तो अब देखो क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्ट लेमिस थ्योरम को लगाओ। तो कोई भी फोर्स उठा लेते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले लेते हैं मैं एफ लेता हूँ, तो एफ अपॉन, तो एफ अब लेंगे सर साइन अप कौन सा एंगल लेंगे, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, साइन के अपोजिट दोनों फोर्स लो, तो दोनों फोर्स कौन सा है, F1 है और F2, और इसके बीच का एंगल कौन सा, ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि साइन ऑफ 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा, बस ये चीज लेके चलेंगे, ये लेंगे, इज इक्वल टू क्या जगह लेते हैं, मान लो F1 इक्वल टू, तो F1, अब F1 के अपोजिट एंगल कौन कौन सा लेंगे बताओ, तो F1 के अपोजिट कौन कौन सा आ जा रहा है, अपोजिट फोर्स कौन सा है, उसके अलावा रिमेनिंग फोर्स, रिमेनिंग बचता है मेरा F और F2, और इसके बीच का एंगल क्या दिया, अल्फा, तो यानी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा, इज इक्वल टू अगर F2 का बात करेंगे तो F2 अगर ले लेते तो F और F1 के बीच के एंगल क्या, बीटा, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा। देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है, खुशबू कुमारी सी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, ओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर अभी तक कितना क्वेश्चन हुआ डियर, ये तो मुझे देखना पड़ेगा, चलो मैं कर ही देता हूँ कितना तक करवाए हैं, रुको एक सेकंड, आई थिंक हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये था मेरा, एक सेकंड, ये था मेरा 2, ये था मेरा 3, ये था मेरा 4 4th नंबर, ये था मेरा 5th नंबर, ये मेरा 6 नंबर का था, ये 7 नंबर का था, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, चलो हो गया, हाँ ये मैंने कर दिया। अब देखो क्या करें, किसी को भी दो को पकड़ो, अच्छा ये तो आपको पता है कि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, ये हो जाता है साइन थीटा, यहाँ पे चेंज मेरा नहीं होता, ठीक है, जैसा का तैसा रहता है, ठीक है, ओके नाउ, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एफ अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू F1 साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू F2 साइन ऑफ बीटा। अब देखो इन दोनों को रिलेट करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे निकालना, मान लो कोई भी निकाल लेते, कुछ भी निकाल लेते, जस्ट सपोज करो F1 निकाल लें, तो F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F साइन ऑफ अल्फा, देखो F1 और F2 को ही निकाला गया है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ मैं रिलेट करता हूँ किसके साथ, कि और के साथ अगर रिलेट करूँगा, देखो यही आपका F2 इक्वल टू भी आएगा, पता क्यों, अगर मैं इन दोनों को भी रिलेट करता हूँ ना, इसको और इसको, देखो इसको और इसको रिलेट करता हूँ, फिर भी देखना क्या आ जाएगा कि F अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, और यहाँ पे भी अगर F2 इक्वल टू लेंगे तो आ जाएगा F साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कहा गया कि अल्फा इक्वल टू बीटा है, ये कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बीटा के जगह में अल्फा वैल्यू पुट करते हैं, फिर अल्फा के जगह में बीटा, तो देखो अल्फा अल्फा ही दिया है, तो काम करेंगे इसके जगह में भी अगर मैं अल्फा वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसके जगह में क्या कर देता हूँ, अल्फा वैल्यू पुट कर देता हूँ अल्फा, तो देखो अब ये मेरा F2 और F1 का वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, मेरा सेम देखने को मिल रहा है, ध्यान दो, इसका वैल्यू देखो और इसका वैल्यू देखो, देखो F साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, तो चाहे F1 रहे या F2 रहे सेम है कहानी, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आदित्य राज, हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, साइन से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता है ना, साइन को आप ज़्यादा ध्यान मत दो, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया तो इट्स ओके, अगर ऑप्शन में रहता तो उसके बारे में सोचते हम लोग, लेकिन वो नहीं दिया गया तो इट्स ओके। चलिए समझ गए ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या कहा गया है, इन केस ऑफ कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स, यहाँ पे ध्यान रखना क्या कहा है, कनकरेंट और कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे और कनकरेंट है,
तो कहा गया था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तब इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या हो जाएगा? डियर वहां पे नहीं दिया गया ना ऑप्शन में, अगर रहता तो लेते, लेकिन वो नहीं दिया गया, तो हम लोग को देखना ना कि फिर कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा और नेगेटिव ऑप्शन में रहता तब मारते, नेगेटिव नहीं है, ऑप्शन में नहीं लिखा ना, तो उस चीज को छोड़ो। अब वो बनाने वाले वो अगर नेगेटिव हो सकता भूल गया या फिर उस चीज को मेंशन नहीं करा कि उसको छोड़, तो हम लोग को काम है आंसर देना। ठीक है, आगे बढ़ना। अब क्या करो, कुछ ना कुछ तो आपको आंसर टिक करना ना, या फिर क्या बोलोगे कि गलत दिया है, तो उस भरोसे तो नहीं रहोगे, जो उसके अकॉर्डिंग सही लग रहा तो आपको देना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता भी नहीं है और ये लोग आंसर कर देते हैं, आंसर भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इसलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, है ना, मैं सभी के लिए टाइम थोड़ा देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर है, कुछ बच्चे बी भी बोले, ऐसा क्यों? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, ये 9th नंबर हो गया। ठीक है, 9th नंबर। यस यस, तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, देखो यहाँ पे ए सब क्यों बोले मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चे बी बोले, कुछ ए, मतलब मिक्स आंसर इसका आया है ना। बी आंसर आया, बी आया चंदन का, अमित का आया बी, आदित्य का ए आया, फिर सुबोध का ए आया है, सुलभ शक्ति का ए आया है। ए वाले सारे स्टूडेंट जो है ना, जो भी आप ए का है ना, वो गलत है डियर। मोमेंट कहाँ से निकलेगा यहाँ पे? मोमेंट वो तब निकलता है जब पहली बात कंकरेंट नहीं रहता तब। कंकरेंट है और को प्लेनर एक ही प्लेन पे, आप समझे नहीं मेरी बात, एक ही प्लेन पे है ना, एक ही प्लेन पे हो रहा है, तो ये सारे के सारे एक प्लेन नहीं समझे आप, जैसे मैं दीवार में बना रहा हूँ, एक ही दीवार पे सारे के सारे मेरा हाथ अलग अलग एंगल का, तो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन फोर्स निकालेंगे, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ द वर्टिकल। इस तरह से अगर मैं 3 प्लेन आपको दिखाता हूँ, है ना, ये रहा मेरा पहला प्लेन, समझना मेरी बात, इस क्वेश्चन को समझना, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सपोज करो एक ही प्लेन है, तो प्लेन एक ही में आपका सारा फोर्स है, कंकरेंट है, क्योंकि देखो को प्लेन का बात करा गया ना, को प्लेन मतलब एक प्लेन में कंकरेंट है, मतलब मान लो एक फोर्स इस तरह जा रहा है F1, चलो लेमेसी मान लेते हैं इस तरह से F2, है ना, F2, और ये मेरा F3 जा रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, रिजोल्व करेंगे। जैसे नीचे वाला तो चलो अभी ये मेरा दिया गया सम ऑफ दी वर्टिकल दिया है, इसको फाइंड आउट, F1 को क्या करेंगे, ये अगर मान लो इसके साथ थीटा एंगल रहता तो इधर हम लोग लेंगे कि F1 cos थीटा, इसको कर देते हैं हम लोग क्या, F1 sin थीटा, है ना, इसके साथ भी मान लो इसके साथ कुछ भी एंगल इस तरह दिया रहता तो इसको कर देते F2, आ जाता मेरा cos थीटा, और ऊपर चल जाता क्या, F2 sin थीटा, और बाकी क्या करते हैं हम लोग, इन सभी को हटा देते, इसको भी हटा देते, इसको भी हम लोग हटा देते। ठीक है, ये सब आपका खत्म हो जाता। अब देखो केवल ये सब बचा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहा, तो एक साइड कर लो, तो क्या करते हैं F2 cos थीटा और माइनस कर देंगे F1 sin थीटा, है ना, F1 cos थीटा, ये भी आ जाता है, इस वाले को उधर ले गए तो ये भी खत्म हो गया, है ना, माइनस करके, तो आपको केवल क्या मिला, ये एक तरह से सम ऑफ दी उधर ले गए। और एक काम करते हैं, इसको भी याद ले आते हैं, नीचे ऊपर कुछ भी करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये दोनों के साथ क्या अपोजिट एक्स में है, तो ये प्लस कर दिए F1 sin थीटा प्लस आपका F2 sin थीटा और प्लस आपका F3, तो ये सबको हटा के क्या कर दिए, कुल मिला के यहाँ पे सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल में आ गया, ये क्या आ गया, ये टोटल मिला के सम ऑफ दी हो गया हॉरिजॉन्टल, ये टोटल मिला के सम ऑफ दी वर्टिकल हो गया, तो ये दोनों से काम बन जाएगा, है ना, तो यहाँ से मोमेंट निकालने का जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी बी नंबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर विल बी योर बी नंबर, ए नहीं होगा। क्या क्लियर हो गया, क्यों आपका होगा इसका आंसर, मोमेंट ऑलरेडी बैलेंस होता है कंकरेंट में, बस जब भी ध्यान रखना, जब भी बात करेगा कंकरेंट का, है ना, जब भी बात करेगा कंकरेंट का, तो उस समय पे मोमेंट लेना ही नहीं है। कंकरेंट अगर बोल दिया है क्वेश्चन पे, अगर कंकरेंट क्वेश्चन में बोल दिया है तो कंकरेंट के केस में मोमेंट तो आएगा ही नहीं। उसमें एक समझ, मेरे बात समझना, अभी समझना कि मैं बोल रहा हूं क्या, है ना, इस तरह से एक मान लो कैलकुलेटर है ना, इसमें इस तरह से फोर्स लग रहा है, फिर इधर से फोर्स लग रहा है, फिर इधर से फोर्स लग रहा है, सब इसी में लग रहा है, इसी सरफेस में लग रहा है, तो क्या इसमें
ये मोमेंट घूमेगा, रोटेट करेगा नहीं। ये कब करेगा, जब इधर से एक फोर्स लग रहा है और कुछ इधर से पीछे से भी लगेगा, कुछ साइड से भी लगेगा। कारण मान लो एक तरफ देखो नीचे से एक लग रहा है ऐसे और एक ऊपर से लगा, अलग अलग प्लेन्स, तब इसको घुमाएगा। या इधर से लेगा कि इधर से लेगा, आपने आगे पीछे से लेगा तब घुमाएगा, तब मोमेंट क्रिएट होगा, राइट। लेकिन जब एक ही प्लेन पे सारा का सारा फोर्स आ रहा है तो वहां से हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए कंकरेंट जब होगा तो मोमेंट तो आएगा ही नहीं। F3 नेगेटिव होगा। हाँ ठीक है बाबा, F3 नेगेटिव होगा। आप लोग तो एकदम बच्चा जैसा करते हो कुमार गौरव, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आपको ये नहीं बताना था कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। आप लोग यहाँ पे नहीं हो ना कि भाई चलो अभी जस्ट कैंडिडेट्स हैं, तो मेरा टारगेट ये था कि समझाना आप लोग को, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो हो आंसर आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कनकरेंट मीन्स क्या होता है डियर, आप क्लास नहीं देखे हो क्या। कनकरेंट मीन्स क्या होता है, क्या कि सारे के सारे फोर्स जाके एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कनकरेंट, है ना। जैसे मान लो ये मेरा F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और ये बाहर भी जा सकता है फोर्स, अंदर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। F3 अंदर बाहर जा रहा है, F4 अंदर जा रहा है, लेकिन सभी फोर्स जब एक पॉइंट पे जाके मिलता है तो इसको कहा जाता है कनकरेंट। क्या कहा जाता है इसको, कनकरेंट कहा जाता है। ये कहा जाता है कोलिनियर, जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन में सारे के सारे फोर्स आता है, जैसे F1 आ गया इसी में आ जाएगा F2, इसी में आ जाएगा F3, इस तरह से नंबर ऑफ फोर्स रहेगा, तो इसको कहा जाता है कोलिनियर। इसको क्या जाता है कोलिनियर। कोप्लेन, जब एक ही प्लेन में सारे के सारे फोर्स एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। क्या कहा जाता है उसको, हम लोग बोल देते हैं कोप्लेनर फोर्स, कोप्लेनर फोर्स, ठीक है। ये है तीन चीज। चलिए इसका आंसर क्या रहा, 10th का ए। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देते हो तो यहाँ पे क्या कहा गया था, अ रिजिड बॉडी, है ना, कोई भी एक रिजिड बॉडी अगर लिया गया इस तरह से, इस सब्जेक्टेड और नन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। देखो यहाँ पे नन कोप्लेनर है, क्या है, नन कोप्लेनर है। नन कोप्लेनर अलग अलग प्लेन में आ रहा है, अलग अलग प्लेन पे आ रहा है इस बार, लेकिन इस बार क्या आ रहा है, अलग अलग प्लेन से आ रहा है। चलो इस तरह से बनाते हैं ताकि बेटर तरीके से आपको विजुअलाइजेशन होगा। तो अलग अलग प्लेन से आ रहा है लेकिन है कंकरेंट, मतलब कहीं ना कहीं सब जाके एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इस तरह मिल रहा है। एक फोर्स इधर गया, दूसरा फोर्स इधर गया, इस तरह से तीन से ज़्यादा ही फोर्स होगा मान लो, लेकिन जो भी है ये तीनों क्या हो रहा है आपका, ये आपका तीनों में जा रहा है। एक सेकंड कुछ इस तरह से समझा देता हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ कुछ इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि एक रहा ऐसे जा रहा है, एक मान लो ऐसे जा रहा है, जेड इधर आ रहा है, जेड एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये एक्स एक्सिस तरफ गया, एक वाई एक्सिस तरफ गया, एक जेड एक्सिस तरफ गया, इसलिए करा हूँ मैं ताकि यहाँ पे निकाल सकूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सम ऑफ द एफ एक्स निकालेंगे, सम ऑफ द एफ वाई निकाल, सम ऑफ द एफ जेड निकाल देंगे और आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं केवल तीन फोर्स दिखाएंगे, नंबर ऑफ फोर्स यहाँ पे एक्ट कर सकता है, समझ गए। मान लो इधर आपका कई सारे इस तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन कंकरेंट है, तो जो भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है सबको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। जैसे आपको मान लो ये थीटा एंगल में रहेगा तो इसको रिजोल्व कर लेंगे, है ना, एंगल में, समझ गए। सर मेरा नेट स्लो हो गया है, डाटा इंडेड। ओके कोई बात नहीं, बाद में आप देख लेना डियर। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था बाय द वे, दिस इज द लास्ट सेशन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। तो यहाँ से इस तरह से आप इसको रिजोल्व कर लोगे, इधर से एंगल वगैरह दिया रहेगा तो रिजोल्व करके हम लोग सबको वाई में ले लेंगे और जेड में कर लेंगे। तो सम ऑफ दी एफ एक्स निकाल लेंगे, सम ऑफ दी एफ वाई निकालेंगे और सम ऑफ दी एफ जेड निकाल लेंगे, और इससे आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। और सब इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम बोला गया है तो सबको इज इक्वल टू जीरो ले लेना है। इससे बल भी सेम केस था, इसके केस के भी इक्विलिब्रियम बोला गया है, यानी सम ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू जीरो और सम ऑफ द एफ वाई इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर जो अपना निकाल सकते हो। क्लियर, समझ आ गया कि नहीं। जब भी देखो मैंने कहा था ना कंकरेंट आएगा तो मोमेंट तो आएगा ही नहीं। मोमेंट कब आता है, जब कंकरेंट नहीं रहता। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि देखो कंकरेंट मींस क्या होता है, मेरा बात समझना कि मोमेंट क्यों नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, ऐसे समझ लेना कि मेरे हाथ में क्या है, देखो मेरे हाथ में ये फोन है ना, मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर है।
अब इसको अगर मैं कपल करना चाहूँ, कपल मीन्स क्या होता है, जब ये रोटेट करने लगेगा। अब रोटेट कब करेगा, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कंकरेंट है, मतलब ये फोर्स, मेरा अंगुली एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स। देखो मैं अभी ऐसे करके रख रहा हूँ ना, तो क्या ये मूव कर रहा, हिल रहा, नहीं हिल रहा ना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी क्या करता हूँ, ऊपर नीचे करूंगा ना इसको, तो देखो ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, रहेगा ही नहीं इसको मैं पकड़ ही नहीं सकता हूं, देखो ये ऐसे रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे मैं सेंटर में दोनों को लाता हूं कंकरेंट, तो मेरा पॉइंट पे रहता है। तो कंकरेंट में ये कपल क्रिएट करेगा ही नहीं, कपल मतलब घूमेगा नहीं, बेंड ही नहीं करेगा, है ना। तो मोमेंट आई बनेगा नहीं। जैसे थोड़ा ऊपर नीचे गया, तो थोड़ा ऊपर नीचे मतलब क्या होता है कि हम कैलकुलेटर कुछ ऐसा पकड़े हैं ना, तो अगर मैं ऐसा ऐसा रख रहा हूं तो बिल्कुल मेरा मोशन नहीं कर रहा, एकदम बेंड ही नहीं कर रहा, कोई कपल क्रिएट मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे क्या करेंगे, इस फोर्स को हटा के मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ऊपर और नीचे लगा देता हूं, एक फोर्स को यहां लगा दिया, एक फोर्स यहां। अब ये क्या करेगा, देखो यहां जैसे रखूंगा, देखो ये इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, ये घूम जाएगा, ये पूरा ऐसे घूमने लगेगा, समझ गए। तो उससे क्या होने लगता है, आपका मोमेंट क्रिएट होने लगता है। तो कब होता है, जब ये मेरा कंकरेंट नहीं, क्योंकि देखो ये उधर चल गया, इधर चल गया, है ना। पैरेलल फोर्सेस होगा या नॉन पैरेलल होगा, कंकरेंट अगर नहीं होगा तो वो आपका मोमेंट आपका आएगा। लेकिन अगर कंकरेंट बोल दिया तो फिर तो मोमेंट आने से रहा, मोमेंट फिर आपका आएगा ही नहीं। इसलिए कंकरेंट के लिए नो नीड ऑफ मोमेंट, मोमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए